हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम फोरकस स्टूडियो के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, क्योंकि जो कंपनी है 2010 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 13 से 14 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुकी हैं। देखिए जो कंपनी है ये कंपनी मेन से रिगार्डिंग यहाँ पे जो क्लोथिंग मटेरियल्स होता है, इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे शर्ट, जीन, टी शर्ट्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, कॉटन पैंट्स हो गया, स्पोर्ट्स वेयर हो गया, पार्टी वेयर हो गया, तो यहाँ पे मेन क्लोथिंग से रिगार्डिंग यहाँ पे जितने भी यहाँ पे कपड़े होते हैं वो ये कंपनी हमें यहाँ पे बेचती हुई नजर आती है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंपनी के और अगर हम बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो आजकल ये जितनी भी छोटी खास करके छोटे मार्केट के वाली रिटेलिंग कंपनी की अगर हम बात करेंगे, V2 रिटेल हो गया, वी-मार्ट रिटेल हो गया, फिर हाईलैंडर हो गया, कॉब हो गया, कॉन्टेल हो गया, ऐसी कंपनीज के लिए यहाँ पे वाइड लेबलिंग वाली जो सर्विसेज होती है वो भी ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर अगर हम कंपनी के ब्रांड नेम की अगर हम बात करेंगे तो FTX ये ब्रांड नेम हमें कंपनी का नजर आता है। उसके अलावा ट्राइब और उसके अलावा अगर हम थर्ड ब्रांड नेम की अगर हम बात करेंगे कॉन्टिन्यू, ये ब्रांड नेम के नाम में यहाँ पे ये जो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो हमें यहाँ पे बिकते हुए नजर आती हैं। अगर हम अभी करंटली अगर हम कंपनी के वेयर हाउसेज की अगर हम बात करेंगे तो 4 वेयर हाउसेज हमें अभी कंपनी के नजर आते हैं, और ये कंपनी के वेयर हाउसेज कहाँ पे, कोलकाता में भी कंपनी के जो वेयर हाउसेज हैं वो हमें यहाँ पे नजर आते हैं। अगर हम यहाँ पे कंपनी की एक और अगर हम अच्छी बात की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे कि फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो, अमेजॉन, अजियो, जियो मार्ट, लाइम रोड हो गया, तो यहाँ पे हर प्लेटफॉर्म से यहाँ पे जो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पे अवेलेबल नजर आते हैं। डेफिनेटली देखा जाए तो अगर इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स अगर आपके प्रोडक्ट अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर। अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर काफ़ी अच्छी होती है तो उसके हिसाब से आपको वहाँ पे रिपीट बिजनेस आने वाले टाइम पे मिलता रहता है। उसके अलावा अगर हम SKUs की बात करेंगे तो अभी लगभग 1200 से भी ज़्यादा SKUs हमें यहाँ पे ये कंपनी के नजर आते हैं, और ये कपड़े का बिजनेस है तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे लगातार ये जो SKUs है वो हमें यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आएंगे। अगर हम अभी तक टोटल अगर हम नंबर ऑफ पिन कोड की अगर हम बात करेंगे, लगभग 15,000 से भी ज़्यादा पिन कोड को यहाँ पे ये कंपनी ने अभी तक है ना इनके जो प्रोडक्ट्स है इतने ज़्यादा सर्विस इन्होंने दी है, यानी कि इतने पिन कोड में यहाँ पे जो कंपनी का प्रोडक्ट है वो हमें यहाँ पे जाता हुआ नजर आया है। उसमें डेफिनेटली मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है यहाँ पे हर एरिया से यहाँ पे जो लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे इतना ज़्यादा ये कंपनी का जो सर्विस है वो हमें यहाँ पे इतना बड़ा नंबर यहाँ पे नजर आता है। अगर हम करंटली अगर हम कंपनी के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 68 एम्प्लॉइज ये कंपनी के नाम में काम करते हुए नजर आते हैं। और हाँ डेफिनेटली अगर ये बिजनेस अगर हमें और बढ़ता हुआ नजर आएगा तो वहाँ पे डेफिनेटली ये नंबर हमें और बढ़ता हुआ नजर आएगा। वैसे अगर आप देखोगे तो अभी करंटली कंपनी के 4 वेयर हाउस ही है, लेकिन अभी एक कंपनी एक और वेयर हाउस हमें यहाँ पे जो आईपीओ के पैसे से यहाँ पे जो कंपनी का आईपीओ के पैसे मिलने वाले उससे कंपनी एक और वेयर हाउस हमें खोलती हुई नजर आएगी, तो उससे एक अच्छा खासा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का जो नंबर है कंपनी का वो हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो एक नया वेयर हाउस जो कंपनी का जो वेयर हाउस है उसको यहाँ पे कंपनी को अपग्रेड करना है। सॉरी पहले मुझे लगा था कि यहाँ पे कंपनी एक नया वेयर हाउस बनाने वाली है, लेकिन यहाँ पे जो करंटली कंपनी के जो वेयर हाउस है उनको यहाँ पे कंपनी को अपग्रेड करना है, यानी कि जैसे कुछ जैसे कि अगर आप बोलते हो कि रिनोवेशन वगैरह कंपनी को करवाना है तो वैसे एक तरीके से आप इसे समझ सकते हो। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कुछ सिक्योर्ड लोन यहाँ पे कंपनी ने लिए हुए हैं, उसे यहाँ पे कंपनी को रीपे करना है, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, यानी कि जो नॉर्मली जो कैश के रिक्वायरमेंट होते हैं उसके रिगार्डिंग ये आईपीओ में ये कंपनी का आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 51 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू कंपनी का 2021 में था। उसके बाद में अगर हम देखेंगे 53 करोड़ के लगभग ये नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। उसके बाद में नंबर काफ़ी अच्छी हमें 2023 में यहाँ पे कंपनी के नंबर्स में ग्रोथ देखने को मिली है, अराउंड 71 करोड़ के लगभग का ये नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। और अभी अगर हम रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है वहाँ पे लगभग 11 महीने का डेटा हमारे पास में अवेलेबल है, और वहाँ पे कंपनी ने ऑलरेडी अराउंड 96 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू कर लिया है, जो कि इंडिकेट करा है कि लगभग यहाँ पे 105 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे ये पूरे फाइनेंशियल ईयर का कंपनी का होता हुआ नजर आ सकता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे हार्डली कंपनी का 1% के मार्जिन के लगभग यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट के नंबर थे। उसके बाद में अगर हम देखेंगे 78 लाख के लगभग ये नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। फिर अगर हम 71 करोड़ के रेवेन्यू पे अगर हम बात करेंगे 1 करोड़ 14 लाख के लगभग का नंबर हमें यहाँ नजर आता है। लेकिन अगर हम अभी देखेंगे अराउंड 25 करोड़ से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर बढ़ा है, तो वहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि एकदम ही कंपनी की जो नंबर्स है वो यहाँ पे मैनिपुलेटेड है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे हो सकता है कि जो ऑपरेटिंग लेवरेज का यहाँ पे कंपनी को थोड़ा बहुत यहाँ पे फायदा मिला होगा, लेकिन एकदम से इतने ज़्यादा मार्जिन बढ़ जाना कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है कि थोड़े बहुत यहाँ पे हो सकते हैं कि जो कंपनी के नंबर्स हैं वो यहाँ पे मैनिपुलेटेड नजर आते हैं। अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे, लगभग 11 महीने में अगर कंपनी ने लगभग 5.5 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट कमाया, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग यहाँ पे 6 करोड़ के लगभग का पैड कंपनी का ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमें होता हुआ नजर आ सकता है।
अब अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 19 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 21 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 80 रुपीज पर शेयर पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। 1600 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट चेंज यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि लगभग एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,28,000 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाली है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे 37 करोड़ 44 लाख के लगभग आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। ये पूरा पैसा कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 12-13 करोड़ के लगभग कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है। और ये जो कंपनी है, कंपनी हमें एनएससी के एसिम प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 22 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 23 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 23 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है और 26 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए हार्डली अराउंड 140 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है और उसके हिसाब से अगर हम वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे अराउंड 20 से 24 टाइम्स के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे जिस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है, खास करके रेवेन्यू के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो वैल्यूएशन वाइज इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। लेकिन अगर हम देखेंगे इनकी जो अगर हम कंपनीज की अगर हम बात करेंगे जैसे हाईलैंडर हो गया, V2 रिटेल हो गया, वी-मार्ट रिटेल हो गया, तो इनके अंदर अगर हम बात करेंगे तो पिछले 1-2 साल से अगर हम देखेंगे तो कहीं स्लो डाउन हमें ये खास करके इन कंपनीज में आता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो मुझे दिक्कत यहाँ पे लगती है, क्योंकि जिन कंपनीज को यहाँ पे ये कंपनी सर्विस प्रोवाइड करवाने का काम करती है, अगर वहाँ पर अगर थोड़ा बहुत अगर स्लो डाउन अगर हमें देखने को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे ये कंपनी के भी जो बिजनेस में ये कंपनी का भी जो बिजनेस है वो हमें आने वाले टाइम पे उसके ऊपर फर्क पड़ता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अगर हम अभी लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि डेफिनेटली आईपीओ वेल मैनेज रहेगा। अभी मार्केट भी अगर हम देखेंगे तो कोई इतना ज़्यादा अनसर्टेनिटी अभी पर्टिकुलरली हमें यहाँ पे नजर नहीं आती है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली मुझे लगता है कि लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली यहाँ पर आपको ये आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो मेरे ख्याल से अर्निंग की जो प्रेडिक्टेबिलिटी है बिजनेस के अंदर खास करके अगर हम देखेंगे तो वो करना काफ़ी मुश्किल रहेगा। अगर ये कंपनी 30 से 40% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुलती है तो वहाँ पे मेरे ख्याल से एग्जिट करना यहाँ पे सही रहेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि पर्टिकुलरली यहाँ पे लिस्टिंग इनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि फोरकास्ट स्टूडियो के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।